डियर स्टूडेंट्स, 2022 का इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे और बाकी आपके और सारे सॉल्यूशंस मैंने करा दिए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और इस वीडियो के एंड में भी आपको एंड स्क्रीन पे सारे के सारे जो भी हमने वीडियोस बनाए हैं उनके थंबनेल मिल जाएंगे। ये पैसेज बहुत अच्छा है, अगर आप इस पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। पहला पैसेज अगर आप देख रहे हैं, ये पहला पैराग्राफ जो है इसका, अगर इसको मैं ट्रांसलेट करूँ तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा कि ये पैसेज क्या कह रहा है आपको। तो यहाँ पर अगर हम पहले पैसेज को इसी को ट्रांसलेट करें तो देखिए, मैं बता देता हूँ इसको क्या है ये। इस पैसेज में दिया गया है, टुडे देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट। तो आज पर्यावरण को लेके काफ़ी चर्चा हो रही है। सभी राष्ट्र पृथ्वी को बचाने के लिए एक समझौते पर आ रहे हैं। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेव द अर्थ। इस पूरे पैराग्राफ को मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हम पृथ्वी को अपवित्र करते हैं, वैसे ही हम जल को भी प्रदूषित करते हैं। हम अपनी नकारात्मक सोच और भावनाओं के माध्यम से सूक्ष्म वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं। इसमें जो आपका सबटल है, इसका मतलब होता है सूक्ष्म। इसके बाद आइए नेक्स्ट इसकी लाइन पे हम देखते हैं। हम अपने पर्यावरण के शिकार हो गए हैं। हम अपने मन के नियंत्रण में नहीं हैं। हम जीवन में अन्य चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन हम अपने बारे में सुनने के लिए बहुत ही कम समय व्यतीत करते हैं। हमारे दिमाग को कैसे संभालें, वर्तमान क्षण में कैसे रहें, खुश और आभासी कैसे रहें, यह हमने नहीं सीखा है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फिर उपाय क्या है? यह वह जगह है जहां हम एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत को याद करते हैं, जो हमारे पर्यावरण, हमारे दिमाग और हमारे जीवन को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। तो ये हमारा पहला पैसेज था जिसको मैंने आपको हिंदी में समझाया। इसका दूसरा पैराग्राफ जो है इस पैसेज का, इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं ताकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ पाए। इसके दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया है, हमारे शरीर में नकारात्मक भावनाओं की तुलना में आनंद और शांति के कंपन को अधिक समय तक बनाए रखने की क्षमता है, क्योंकि सकारात्मकता हमारे अस्तित्व के केंद्र में है। जैसे परमाणु की संरचना में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में हैं और इलेक्ट्रॉन केवल परिधि, जो आपका सरकमफेरेंस होता है, ये परिधि कहलाती है हिंदी में। तो इलेक्ट्रॉन केवल परिधि में है। ऐसा ही हमारे जीवन के साथ होता है। हमारे अस्तित्व का केंद्र बिंदु आनंद, सकारात्मकता और खुशी है, लेकिन यह नकारात्मक आयनों के बादल से घिरा हुआ है। अपनी सांसों की मदद से, यानी गहरी सांसों की मदद से, हम कम समय में आसानी से हमारी नकारात्मक भावनाओं से काबू पा सकते हैं। ध्यान और कुछ गहरी सांसें लेने की तकनीकों के माध्यम से हम इस नकारात्मक बादल को साफ कर सकते हैं। इस पैसेज का जो तीसरा पैराग्राफ है, इसको भी समझा दूं मैं आपको, फिर हम इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे। हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन यह जाने बिना सफल होना चाहते हैं कि सफलता क्या है, सफलता की निशानी क्या है। बस इतना पैसा होना, क्या वह सफलता है? आपको क्यों लगता है कि पैसा का मतलब सफलता है? क्योंकि पैसा आपको आज़ादी देता है ताकि आप वो कर सकें जो आप करना चाहते हैं। आपके पास एक बड़ा बैंक बैलेंस हो सकता है, लेकिन आपको पेट में अल्सर है तो आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ सकती है। यह नहीं खा सकते, यानी पैसा आप नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते। हम अपनी आधी सेहत दौलत हासिल करने में और आधी दौलत से सेहत हासिल करने में खर्च कर देते हैं। क्या यही सफलता है? यह बहुत ही खराब गणित है और ये आत्मा को फिर से जीवंत नहीं कर सकता। यही है पूरा का पूरा पैसेज जिसको आपने समझा होगा। इसमें आपका जो पहला प्रश्न है, अगर हम पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, तो हाउ डू वी पॉल्यूट एनवायरमेंट आ गया है आपका पहला पैसेज में। तो हम अपने वातावरण को कैसे दूषित कर रहे हैं, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर हम बात करें, हम अपने पर्यावरण को कैसे प्रदूषित कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा, वी पोल्यूट आवर एनवायरमेंट थ्रू आवर नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव बिकम ए विक्टिम ऑफ आवर एनवायरमेंट।
तो हम अपनी नकारात्मक सोच और भावनाओं के माध्यम से हम अपने वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और हम अपने पर्यावरण के शिकार हो गए हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है, ये देखिए, व्हाट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। वी हियर ए लॉट अबाउट अदर थिंग इन लाइफ बट वी स्पेंड वेरी लिटिल टाइम टू हियर अबाउट आवर सेल्फ। हाउ टू हैंडल आवर माइंड, हाउ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, हाउ टू बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। तो ये है अनफॉर्चुनेट थिंग्स। तो हमारे अस्तित्व का, हमारे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए ये बात है कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम अपने मन के नियंत्रण में नहीं हैं और हम सुनते हैं और जीवन की अन्य चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जो है यहाँ पर देखते हैं, बट हम बहुत ही कम समय जो है स्वयं के लिए बिताते हैं। हमारे दिमाग को कैसे संभालें, वर्तमान समय में या क्षण में कैसे रहें, खुश और आभासी कैसे रहें, ये चीज़ें जो है हमारे लिए अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्य की बात है जो हमें पता नहीं है। इसके बाद तीसरा पार्ट जो है यहाँ पर अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द सेंटर कोर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो हमारे अस्तित्व का केंद्र बिंदु क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो हमारे अस्तित्व का केंद्र बिंदु आप आसानी से बता सकते हैं, पैराग्राफ मैंने आपको अभी अभी पढ़ के बताया, फिर भी आप यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हुआ है, द सेंटर कोर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज ब्लिस, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी एंड जॉय, बट इट इज सराउंडेड बाई ए क्लाउड ऑफ नेगेटिव आयंस। हमारे अस्तित्व का केंद्र बिंदु आनंद, सकारात्मकता और खुशी है, लेकिन यह नकारात्मक आयनों के बादल से घिरा हुआ है। बी पार्ट में क्या पूछा गया है, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ आवर नेगेटिव इमोशंस। हम अपनी नकारात्मक भावनाओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, थ्रू द हेल्प ऑफ ब्रीद वी कैन ईजिली गेट आवर नेगेटिव इमोशंस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम अपनी सांसों के द्वारा आसानी से जो नेगेटिव इमोशंस है वो कम से कम समय में उससे छुटकारा पा सकते हैं। थ्रू मेडिटेशन एंड सर्टेन ब्रीथिंग टेक्निक वी कैन क्लियर दिस नेगेटिव क्लाउड्स। ध्यान और निश्चित श्वास के माध्यम से की तकनीक से हम इस नकारात्मक बादल को साफ कर सकते हैं। अब इसके बाद ई पार्ट जो है यहाँ पर दिया गया आपसे, यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट इन योर आंसर बुक। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स पे। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, पे। तो पैसेज को ध्यान से खोजने के बाद बताइए कि इसमें शिकार क्या है। तो शिकार क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा विक्टिम। विक्टिम मतलब आपका सीधा सीधा पीड़ित, और प्रे मतलब भी आपका शिकार। तो विक्टिम और प्रे एक ही समानार्थी अर्थ हैं। उसके बाद में फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का अपोजिट आपको बताना है। तो फॉर्चुनेट का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, आप सभी को पता है, अनफॉर्चुनेट। तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको फिर से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इन द गिवन पैसेज द वर्ड हैंडल आवर माइंड मीन्स। हैंडल आवर माइंड यानी कंट्रोल योर थिंकिंग्स। तो यहाँ पर जो है सिंपल बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, माइंड की थिंकिंग को कंट्रोल करना। तो कंट्रोल आवर थिंकिंग, माइंड में ही होते हैं ये हैंडल आवर माइंड्स। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। द अपोजिट वर्ड ऑफ सक्सेस। सक्सेस का अपोजिट वर्ड जो है इस पैसेज के थ्रू आपको बताना है। तो पैसेज में जो आपका सही मीनिंग है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सक्सेस का आपका अनसक्सेस। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं आपका सेकंड पैराग्राफ जो है, इसको देखिए। सेकंड पैराग्राफ में क्या बोला गया आपसे, यहाँ पर आपका सेकंड पैराग्राफ जो है बहुत अच्छा है। ये भी अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें भी आपको अच्छा लगेगा ये पैसेज। अगर इस पैसेज की पहले पैराग्राफ की बात करें, ये वाला पहला पैराग्राफ जो है, इसमें सीधा सीधा बोला है, जल के बिना पृथ्वी की कल्पना करना कठिन है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पानी से हुई थी। पानी दुनिया के लगभग 70% हिस्से को कवर करता है।
लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा खारा पानी है जो समुद्र को भरता है। मात्र 3% पृथ्वी पर मौजूद पानी, मात्र 3% से कम भी पृथ्वी पर मौजूद पानी ताज़ा पानी है, जिसमें से अधिकांश अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में ध्रुवीय बर्फ में जमी हुई है और मानवता के लिए उपलब्ध नहीं है, यानी कि अनुपलब्ध है। पृथ्वी पर कुल जल का 1% से भी कम ताजे पानी के रूप में झीलों में, नदियों में और उथले जलभृतों में भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। अब इसके बाद आ जाइए दूसरे पैराग्राफ पे। इस दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा गया इसको समझ लीजिए। पानी प्यासे शहरों और सूखे फसलों को जीवन देता है और उद्योगों में उपयोग किया जाता है, लेकिन आज पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे पानी की मात्रा 2000 साल पहले की तुलना में अधिक नहीं है। उस समय जनसंख्या अपने वर्तमान आकार से 3% से भी कम थी, यानी कि आज अगर हमारी जनसंख्या 100 करोड़ है तो 100 करोड़ का 3%, यानी कि 3 करोड़ उस समय जनसंख्या थी पूरे विश्व की, 3% से कम थी। पानी की कमी आज की एक नियमित विशेषता है। कृषि, घरेलू क्षेत्र और उद्योग में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करना मुश्किल है। भारत में हर साल 350 मिलियन हेक्टेयर मीटर से अधिक वर्षा होती है। नदियों, तालाबों और झीलों का भी एक विशाल जाल है, लेकिन फिर भी पीने के पानी की कमी है। यह चौंकाने वाली बात है कि चेरापूंजी, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा वाली जगह मानी जाती है, यानी गीली जगहों में से एक है, वहाँ पे भी पीने के पानी की गंभीरता की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये पैसेज जो था पानी के ऊपर था, और इस पानी की शॉर्टेज के बारे में इस पैसेज के द्वारा एग्जामिनर ने आपका ध्यान जो है डाला है कि पानी की उपलब्धता हमारे पास बहुत कम है और सेव वाटर कीजिए। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, हाउ मच फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर अस, तो हमारे लिए कितना ताज़ा या साफ पानी उपलब्ध है। तो लेस देन 1% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर फाउंड इन लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड, इन शैलो एक्वीफर्स। तो पृथ्वी पर कुल जल का 1% से भी कम ताजे पानी के रूप में है, जो झीलों, नदियों और उथले पुथले भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स वीटेस्ट प्लेस, तो यहाँ पूछा गया है भारतीय का कौन सा इस स्थान जो है विश्व के सबसे नम स्थानों में से एक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा चेरापूंजी। इंडियन प्लेस इज वन द वर्ल्ड्स वीटेस्ट प्लेस, यानी चेरापूंजी भारतीय स्थानों में से दुनिया की सबसे नम जगहों में से एक है, या गीली जगहों में से एक है। सी पार्ट जो इसमें पूछा गया है, वाई वॉज देयर नो scarcity of water nearly 2000 ago, तो यहां पूछा गया लगभग 2 साल पहले पानी की कमी क्यों नहीं थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा there was no scarcity of water nearly 2000 ago because at that time the population was less than 3% of its current size। तो हम कह सकते हैं कि 2000 साल पहले पानी की कोई कमी इसलिए नहीं थी क्योंकि उस समय जनसंख्या अपने वर्तमान आकार, अभी जो जनसंख्या उसकी केवल 3% से भी कम थी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया हाउ मच एरिया ऑफ द ग्लोब डज वाटर कवर, तो इसमें पूछा गया विश्व के लगभग कितने क्षेत्र में जल व्याप्त है या पाया जाता है या कवर करता है। तो नियरली 70% एरिया ऑफ ग्लोब डज वाटर कवर, यानी कि विश्व के लगभग 70% क्षेत्र में जल जो है वो व्याप्त है। इसके बाद आ जाइए सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन पे। सेक्शन बी राइटिंग है और इसमें आपको राइटिंग ही करनी है, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें आपसे पूछा गया है, यू आर किशोर कीर्ति लिविंग इन आनंद विहार हरिद्वार, राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड कमल और नीता अबाउट पॉल्यूशन इन द सैक्रेड रिवर गंगा। पवित्र नदी गंगा में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए एक लेटर लिखना अपने फ्रेंड को, कमल या नीता को, और आपका नाम किशोर या कीर्ति है, आप आनंद विहार हरिद्वार में रहते हैं। तो आप जब भी लेटर लिखते हैं तो आप अपना एड्रेस सबसे पहले लिखेंगे लेटर लिखते समय,
तो आपका एड्रेस आ जाएगा आनंद विहार हरिद्वार, और उसके बाद में जो भी डेट को आप लेटर लिख रहे हैं या जिस डेट को आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस डेट को भी डाल सकते हैं। लेकिन हमेशा जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो ये देख लें कि उसमें कुछ एड्रेस वगैरह दिया है तो उसको ज़रूर यूज़ करें, अन्यथा आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। 8 मार्क्स हैं, 8 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं। अगर इस तरह के 8-8 नंबर के 2-3 क्वेश्चन कर लिए तो पासिंग मार्क्स तो आसानी से वैसे ही आ जाने हैं। तो यहाँ पर जो है आपका नाम जो भी है, देखिए राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, जिसका नाम कमल या नीता है, तो हम कमल को या नीता को यहाँ पर डियर कमल या नीता लिख सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जो लेटर है उसको, इसमें समझाएंगे कि हम जो पोल्यूशन के बारे में वो बातें कर रहे हैं वो क्या है। तो यहाँ पे सीधा सीधा, हाउ आर यू, आई होप यू आर रिसीविंग दिस लेटर इन गुड हेल्थ। आई वॉज नॉट फीलिंग गुड अबाउट द पोल्यूशन दैट इज इंक्रीजिंग इन रिवर गंगा, सो थॉट ऑफ राइटिंग लेटर टू यू। आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आपको यह पत्र अच्छे स्वास्थ्य में मिल रहा है। गंगा नदी में जो प्रदूषण बढ़ रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए आपको पत्र लिखने का विचार किया। अब आते हैं इसके दूसरे पैराग्राफ पे। मैनी पीपल इन आवर कंट्री कंसिडर द रिवर टू बी सैक्रेड। द गंगा रिवर वॉज ऑल्सो रिगार्डेड सैक्रेड बाई the ancient people of this country, who felt that its water was extremely pure. However, because of the negligent and indifferent attitude of many who utilize the river, it has become polluted. People from all across the country bath and wash their clothes in the river on a regular basis. Water in our uh, water is also used to wash animals. Various waste material are poured into the river. Furthermore, industries located around the river dump waste goods into the river. As a result, hazardous and damaging materials are frequently added to the river on daily basis. तो इस पैराग्राफ का मतलब समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है और ये लेटर बहुत सावधानी से याद कर लेना बहुत जरूरी है। इस टाइप का लेटर हमेशा पूछा जाता है, काफी अच्छा लेटर है ये। यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है उसको आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे तीसरे पैराग्राफ को देखेंगे। क्योंकि 8 नंबर है तो थोड़ा सा आपको इसको लंबा लिखना होगा। 8 नंबर आपको केवल 4 लाइनें या 5 लाइनें लिखने से नहीं मिलेगा। 8 नंबर बहुत मायने रखते हैं, उसके लिए आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है। तो ये है हमारा, मैनी पीपल इन आवर कंट्री कंसिडर द रिवर टू बी सैक्रेड। तो हमारे देश में बहुत से लोग नदी को पवित्र मानते हैं। गंगा नदी को इस देश के प्राचीनतम यानी पुराने लोगों द्वारा भी पवित्र माना जाता था, जिन्हें लगता था कि इसका पानी अत्यंत शुद्ध है। हालांकि नदी का उपयोग करने वाले कई लोग लापरवाही और उदासीन रवैये के कारण प्रदूषित कर रहे हैं। देश भर से लोग जो है नियमित रूप से नदी में स्नान करते हैं और कपड़े धोते हैं। जानवरों को धोने के लिए भी इसका पानी उपयोग करते हैं। विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को नदी में डाला जाता है। इसके अलावा नदी के आसपास स्थित उद्योग अपशिष्ट पदार्थों को नदी में फेंक देते हैं। नतीजन खतरनाक और हानिकारक सामग्री अक्सर दैनिक आधार पर नदी में डाली जाती है। तो ये हो गया डेली बेसिस तक। अब आते हैं हम थर्ड जो इसका पार्ट है, यानी कि थर्ड जो पैराग्राफ है, अंतिम पैराग्राफ जो इस लेटर को क्लोज करने के लिए चाहिए, उसको लिखते हैं। एज ए रिजल्ट इट इज क्लियर दैट द रिवर इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली filthy. If someone consumes contaminated water, they may become ill. Bathing in the contaminated water can cause skin illness. It is apparent that we have a responsibility to protect the Ganga from pollution. Everyone must work together to raise awareness and safeguard the river from pollution. We should meet and discuss about the same. Looking forward for your reply. Your lovingly किशोर, या फिर आप अगर लड़की हैं तो आप लिखते हैं कीर्ति। तो यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ जो है इसको भी मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नतीजन यह स्पष्ट है कि नदी तेजी से गंदी होती जा रही है। अगर कोई दूषित पानी का सेवन करता है या पीता है तो वह बीमार हो सकता है। दूषित पानी में नहाने से त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। साफ है कि गंगा को प्रदूषण से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जागरूकता बढ़ाने और नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। हमें इस बारे में मिलना चाहिए और इसकी चर्चा करना चाहिए। आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। आपका प्यारा किशोर। तो इस तरह से आप जो है अपने
लेटर को समझा सकते हैं। काफ़ी अच्छा लेटर है और बढ़िया तरीके से लिखा गया है। और इसी तरह का लेटर जब 8 नंबर 7 नंबर या 6 नंबर का पूछा जाए तो इस तरह के कुछ आपको विचार अपने डालने होते हैं। आगे आते हैं और पार्ट में। इसके और पार्ट में पूछा गया है, यू आर अशोक आशा लिविंग एट मेन बाजार हल्द्वानी। आप अशोक या आशा हैं, मेन बाजार हल्द्वानी में रहते हैं। राइट ए लेटर टू म्यूनसिपलिटी ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन यूर लोकेलिटी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने अभी आपका जो यूके बोर्ड का पेपर करवाया था 2022 के लिए, सारे चीज़ें डाली थी। तो मैंने एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस अपलोड किए थे। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हर सब्जेक्ट में आए हैं, चाहे आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो या एसएसटी हो, सारे सब्जेक्ट्स में उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैक्सिमम मैं बताऊंगा कि 80% क्वेश्चंस आए हुए हैं, 80 to 90% क्वेश्चंस। तो 80 to 90% क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने जो तैयारी करवाई थी। और तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो देखिए, जितने भी हम यहाँ पे कोर्सेज करवा रहे हैं आपके 10th क्लास के, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। और उन चाहे वो किसी भी स्टेट का मॉडल पेपर हो, उत्तराखंड की जगह अगर यूपी बोर्ड का है, या फिर वो झारखंड बोर्ड का है, या छत्तीसगढ़ बोर्ड का है, हरियाणा बोर्ड का है, राजस्थान बोर्ड का है, या फिर किसी भी बोर्ड का है, सारे के सारे सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड हैं। वही बुक जो पढ़ रहे हैं आप, वही बुक वो सभी पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी हो या विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो। तो क्वेश्चन तो आपके उसी बुक में से आने हैं। तो उन मॉडल पेपर्स को जो स्टूडेंट चाहते हैं कि अपने आप को टॉप करना चाहते हैं, जैसे अभी मेरे पास अभी लेटेस्ट सुबह सुबह मॉर्निंग में एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, पर्सनली मैसेज भी आया था कि सर आपने जो हमें पढ़ाया था, मैंने उस चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा और मेरा जो मार्क्स है 500 में से वो 95 और 96% के पास आया। यानी कि अप्रोक्सीमेटली वो टॉपर की लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे जो हैं कुछ बातें मानते हैं और सुनते हैं, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। तो आपसे एक अनुरोध है, जब भी आपको हमारे चैनल पे 2022-23 की जो तैयारी कराई जा रही है आपके लिए अभी, तो इन 2022 और 23 के जो भी मॉडल सेट्स मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, चाहे वो किसी बोर्ड का हो, चाहे वो हिमाचल का हो, उत्तराखंड का हो, यूपी का हो या झारखंड का हो, किसी भी बोर्ड से हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सारा एनसीईआरटी बुक ही है जिसमें से वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको हर स्टेट के मिल जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है कि कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को ही पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, विद सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो आपको दिक्कत होनी नहीं है। तो आशा करता हूं कि आप नेक्स्ट टाइम से जितने भी वीडियोस आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, आप जरूर उसको एक बार एक नज़र मारेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि इस बोर्ड ने तो यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, क्या हमारे बोर्ड के लिए भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने अभी कंक्लूजन निकाला था, लास्ट टाइम मैंने सारे बोर्ड्स के पेपर इकट्ठा किए और चेक किया, तो इनमें कंबाइंड जो क्वेश्चन थे वो हर एक पेपर में आ रहा है। यानी कि मैंने 5 या 6 बोर्ड के जो पेपर सॉल्व करवाए हैं, उसमें से हर बोर्ड में क्वेश्चन 80% रिपीट हुए, 5-6 बोर्ड के टोटल मिला के। तो अगर आप उन सभी को पढ़ते हैं तो आप आसानी से अच्छी तैयारी और टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको लेटर लिखना है, अशोक और आशा हैं आप, और आपको म्यूनसिपलिटी ऑफिसर को कंप्लेंट करना है कि आप जो है इरेगुलर सप्लाई की वजह से हमें जो है परेशानी हो रही है। ठीक है, बस ये चीज़ आपको उसमें समझानी है उनके लेटर के थ्रू। तो चलिए इस लेटर को लिखते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले मैंने बताया है कि जब भी आप लेटर लिखते हैं तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, आपका एड्रेस तो पहले आएगा ही। अगर फॉर्मल है तो उसमें जो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल का अंतर को मैं समझा दूं, कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल को हम हिंदी में बोलते हैं औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जिनको हम किसी प्रेस को लिखते हैं, किसी मीडिया को लिखते हैं, किसी संस्था को लिखते हैं, यानी कि वो व्यक्तिगत नहीं होता, वो हम अपने लिए, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को, अपने भाई बहन को, अपने पिता को, माता को, चाचा को, ताऊ को, किसी को नहीं लिखते हैं। तो जो लेटर पर्सनल नहीं होते हैं उन्हीं को हम ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर बोलते हैं। जो कि आप देख रहे हैं ये दूसरा वाला लेटर, पहला लेटर आप देखें तो पहला लेटर जो था ये आपका, ये वाला था आपका इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल मतलब कि आपका व्यक्तिगत लेटर है ये। ठीक है, आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं, या फिर आप अपने सहेली को लिख रहे हैं, अपने पिता को लिख रहे हैं। तो ये सारे लेटर्स जो भी अपने रिश्तेदारों में आप किसी को भी लिख रहे हैं, वो सारे के सारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं, और उसमें केवल आपका ही एड्रेस आता है जब आप लिखते हैं। जब आपको लिखने को बोला जाएगा तो आपका एड्रेस आएगा। अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी एक एड्रेस अपनी तरफ से बनाकर लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर एड्रेस नहीं देता है एग्जाम पेपर में, तो एड्रेस क्या है, आपको अपनी मर्जी से, आप चाहे अपने घर का या अड़ोस पड़ोस का, किसी भी स्कूल का, जो भी आप डालना चाहें उस एड्रेस को डालेंगे, डेट जरूर डालेंगे, उसके बाद वो लेटर लिखेंगे। लेकिन जब फॉर्मल लेटर होता है जिसको हम बोलते हैं
औपचारिक पत्र जिसको हमें किसी संस्था को या सरकार को या किसी अखबार को लिखना पड़ता है, तो उसमें आपका एड्रेस तो पहले आएगा ही आएगा, चाहे दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, आपका एड्रेस अपनी मर्जी से लिखना है, ठीक है, जरूर लिखना है, और उसके बाद डेट लिख देनी है। फिर उसके बाद में वो बोल रहा है कि अखबार को लिखना है या म्यूनसिपलिटी को लिखना है या फिर नगर निगम को लिखना है या फिर दैनिक भास्कर को लिखना है या टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखना है या प्रभात खबर को लिखना है, जिसको भी लिखना है उसका जो है आप सीधा सीधा टू द एडिटर, टू द म्यूनसिपलिटी, टू द जो भी है उसको लिख करके, और जहाँ का भी एड्रेस वो बोल रहा है किस कहाँ का है वो, तो कंप्लेंट कर दोगे आप। तो ये एड्रेस जरूर लिखोगे उसके बाद में, तब जाके आपका यहाँ पे एक नंबर पूरा हो जाता है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना है, किस सब्जेक्ट में है आपका, कंप्लेंट अगेंस्ट द इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो यहाँ पे कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर एरिया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद सीधा सीधा आपको लेटर में जो भी प्रॉब्लम है उसको डाल देना। रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एरिया फॉर मैनी डेज। यहाँ पे सीधा सीधा मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में कई दिनों से बिजली की अनियमित आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ड्यू टू inadequate supply of electricity we are facing many problems on daily basis। बिजली की आपूर्ति नहीं होने के कारण रोजाना कई तरह की दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। ड्यू टू पैंडेमिक all the students are having their online classes from home with mobile phones and laptops, and also the office have given work from home। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है कि महामारी के कारण सभी छात्र मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के साथ घर से ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, और साथ ही कार्यालय के कार्यालय ने भी, यानी कि जो ऑफिस के काम है, कार्यालय ने भी वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। वी हार्डली हैव 2 to 3 hours ऑफ पावर सप्लाई ड्यूरिंग द होल डे। हमारे पास पूरे दिन में मुश्किल से 2 से 3 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है, विच इज़ नॉट एट ऑल सफिशियंट, जो कि पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। मोर एवर द इंसिडेंट्स ऑफ थेफ्ट एंड रॉबरी आर ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द नाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल। और बड़ी बात, या साथ ही रात में बिजली नहीं होने के कारण चोरी और लूट की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो इस तरह से हम लिख देंगे, ये लेटर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सीधा सीधा हम लिख देंगे, सो आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर पर्सनली एंड रिसॉल्व द इशू एज सुन एज पॉसिबल। इसलिए मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने और जल्दी से जल्दी मामले को सुलझाने का अनुरोध या आग्रह करता हूँ या करती हूँ। इफ़ यू डू द नीडफुल देन आई शैल बी वेरी मच थैंकफुल टू यू। यदि आप आवश्यक कार्रवाई करते हैं तो मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा या रहूँगी। यहाँ पर फिर लिख दोगे थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली, जो भी है, अशोक या आशा। तो ये आपका लेटर इस तरह से आपको लिखना होता है। लेटर जो मैंने समझाया था इसको ध्यान से समझ लेना। हर बार जब लेटर, कोई भी लेटर मैं कराता हूँ, मैंने दुनिया भर के लेटर्स करा रखे हैं, तो उनमें कहाँ पे क्या लिखना है ये चीज़ ज़रूर मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो और कोई आप गलती ना करें। अब आते हैं हमारा चौथे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 शब्दों में आपको किसी एक पर एक आपको पैराग्राफ छोटा सा बनाना है। जैसे हेल्थ इज वेल्थ पे आपको पैराग्राफ लिखना था, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स पे लिख सकते थे, या फिर यूर हॉबी पे लिख सकते थे। तो बस पैराग्राफ लिखना है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा कंक्लूजन, निष्कर्ष, भूमिका, ये सब जो होते हैं वो सारी चीज़ें नहीं डालनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा है, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर फ्रीज हेल्थ इज वेल्थ इज यूज्ड। मतलब हजारों वर्षों से स्वास्थ्य ही धन है वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेज इज टू लेट अस नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। इस मुहावरे का मुख्य उद्देश्य हमें स्वास्थ्य के महत्व में बताना होता है। इट टेल्स अस दैट हेल्थ इज एवरीथिंग एंड वेल्थ इज ओनली सेकेंडरी। यह हमें बताता है कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है और धन जो है वो दूसरा विकल्प है। इन अदर वर्ड्स, इट्स एडवाइजेबल टू लूज वेल्थ देन टू लूज हेल्थ। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो स्वास्थ्य खोने की तुलना में धन खोना ज़्यादा उचित है। वेल्थ कैन बी रिगेन्ड इफ ओनली वी आर इन गुड हेल्थ। हम धन प्राप्त कर सकते हैं यदि हम स्वस्थ हैं तो,
बट वी वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग इफ वी आर नॉट हेल्दी। लेकिन हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं अगर हम अस्वस्थ हैं तो इस तरह से हमने ये जो हेल्थ इज़ वेल्थ का जो पैसेज है इसको दो दो पैराग्राफ में कवर किया है। अगर आप, जैसे मैंने हिंदी बताया, अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपको हिंदी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। बी पार्ट भी इसी तरह से है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स के बारे में जो पैराग्राफ अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने लिया है। इस पैराग्राफ को भी आप देख सकते हैं, गेम्स आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ टू स्टे हेल्दी। यानी कि सीधा सीधा बोला गया है, स्वस्थ रहने के लिए जीवन के प्रत्येक चरण में मनुष्य के लिए खेल आवश्यक है। दे कीप्स अस हेल्दी, फ्रेश एंड स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो इम्प्रूव आवर सोशल लाइफ। वे हमें स्वस्थ, ताज़ा और मजबूत रखते हैं और हमारे सामाजिक जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। गेम्स नॉट ओनली इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो कीप्स अस मेंटली फिट। खेल न केवल शारीरिक फिटनेस में सुधार करते हैं बल्कि हमें मानसिक रूप से भी फिट रखते हैं। तो इस तरह से ये हिंदी आप इसको समझ सकते हैं। मैंने एक पैराग्राफ आपको समझाया, आसानी से समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरा जो पैराग्राफ है वो समझ में आने लग जाएगा। तो ये आप पैराग्राफ देख सकते हैं। इसके बाद जो है थर्ड पैराग्राफ जो था यूर हॉबी के ऊपर था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आपकी हॉबी के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा जो है पैराग्राफ यूज़ मतलब कौन सा लिखना चाहते हैं। तीनों में से कोई भी आप लिख सकते थे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वही लिखें जो मैंने लिखा है। तो योर हॉबी यानी कि आपका शौक। तो एवरी वन हैज़ ए हॉबी एंड डू शो, यानी हर किसी का शौक होता है और मेरा भी है। माई हॉबी इज़ कुकिंग, मेरा जो हॉबी है यानी मेरा शौक जो है वो खाना बनाना है। आई लव टू कुक, मुझे खाना बनाना पसंद है। एट फर्स्ट आई यूज टू हेल्प माई मॉम इन हर कुकिंग, पहले मैं अपनी माँ को जो है खाना बनाने में मदद करता था। बट लेटर आई फाउंड दैट आई रियली इंजॉइंग कुकिंग, बाद में मुझे पता चला कि मुझे खाना बनाना भी पसंद है। तो इस तरह से ये पैसेज है, इस पैसेज को भी आप पढ़ के आराम से इंजॉय कर सकते हैं। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट गिवन बिलो राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ए क्रिकेट मैच के ऊपर जो है एक छोटा सा आपको पैराग्राफ जो है लिखना है। तो यहाँ पर जो ये पैराग्राफ दिया है क्रिकेट मैच का, इसके ऊपर सिंपली आपको क्या लिखना है, कुछ वर्ड्स जो यहाँ पे दो चार दिए इनको जरूर यूज़ कर लेना है, बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। 80 वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, क्रिकेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग आउटडोर गेम्स। तो हम बोल सकते हैं कि क्रिकेट जो है एक बहुत ही रोचक और आकर्षक आउटडोर गेम है या खेल है। इट इज़ ऑल्सो नॉन इट इज़ नॉन एज द जेंटलमैन्स गेम एंड इज़ इंजॉयड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसे जो है जेंटलमैन गेम के रूप में भी जाना जाता है और पूरी दुनिया में इसका आनंद लिया जाता है। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन, टीम स्पिरिट एंड द स्पिरिट ऑफ स्पोर्टमैनशिप अमोंग द प्लेयर्स। इसमें हम कह सकते हैं यह खिलाड़ियों में अनुशासन, टीम की भावना और खेल की भावना को पैदा करता है। यहाँ पे फिर द गेम इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 11 मेंबर्स ऑन ईच साइड। द गेम स्टार्ट्स विद ए टॉस टू डिसाइड द बैटिंग एंड द बॉलिंग टीम। तो जो है ये खेल प्रत्येक पक्ष में या प्रत्येक तरफ 11 सदस्यों की टीम के बीच में खेला जाता है। खेल जो है टॉस के साथ शुरू होता है ताकि बल्लेबाजी या गेंदबाजी का फैसला किया जा सके। इसके बाद जो है हमने अभी मैंने ये पैराग्राफ बताया आपको। अब जो है हम इस छोटा सा देखो पैराग्राफ, अब ये 4 लाइनों से तो पैराग्राफ नहीं बनता ना, ये 4 पॉइंटों से पैराग्राफ नहीं बनता, तो हमें कुछ अपनी मर्जी से पैराग्राफ को बड़ा करने के लिए चाहिए, क्योंकि 80 वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं। अब हमने जो है आधा तो हमने 40 वर्ड्स तो यहाँ से लिख दिया और 40 वर्ड्स अब इसको मिला करके लिख देंगे। तो इनसे मिला करके मैंने यहाँ पे फिर बनाया, द मैच बिटवीन आवर स्कूल एंड रिवाइल टीम वॉज वेरी एक्साइटिंग। तो सिंपल सा यहाँ पे लिखा कि हमारे इस स्कूल और प्रतिद्वंदी टीम के बीच मैच बहुत रोमांचक था। यहाँ आवर टीम वन द टॉस एंड आवर कैप्टन इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। हमारी टीम ने टॉस जीता और हमारे कैप्टन ने बल्लेबाजी करने का पहले फैसला किया। आवर टीम प्लेड एंड स्कोर्ड 180 इन 20 ओवर्स। हमारी टीम ने खेला और 180 रन 20 ओवरों में बनाए। इट वाज ए गुड इनिंग एंड अमेजिंग टू वॉच। ये बहुत ही अच्छी पारी थी और इसको देखने में बहुत ही मज़ा आया, यह अद्भुत था। द रिवल टीम्स ओपनर्स वर ग्रेट एंड स्कोर्ड 120 इन स्टार्ट। जो
प्रतिद्वंदी टीम थी उसके सलामी बल्लेबाज जो है शानदार रहे और शुरुआत में उन्होंने 120 रन बनाए। वी ऑल थॉट दैट वी वुड डेफिनेटली लूज द मैच। हमने सभी ने सोचा कि हम जरूर इस मैच को हार जाएंगे। बट द टर्निंग पॉइंट केम व्हेन वन ऑफ आवर फास्ट बॉलर टुक द विकेट ऑफ द ओपनर। लेकिन मोड़ ऐसा आया कि हमारे एक तेज गेंदबाज ने सलामी बल्लेबाजों का विकेट ले लिया। एंड दैट वाज द पॉइंट वी हेडेड टुवर्ड्स विक्ट्री। और यही वह बिंदु था जहां हम जीत की ओर आगे बढ़े। तो इस तरह से हम इस पैसेज को लिख सकते थे। आपकी मर्जी है, आप अपनी तरफ से भी इसमें कुछ लाइनें ऐड्स कर सकते हैं। तो कभी भी जब सॉल्यूशन बताया जाए तो बिल्कुल रटना नहीं है, दो चार अपने वर्ड्स हमेशा इंक्लूड करें अगर आप डाल सकते हैं। अगर नहीं डाल सकते हैं तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आप सेम लिख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नॉन फाइनाइट गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले डैश इज ए गुड फिजिकल एक्सरसाइज। तो यहाँ पर जो है एक अच्छा शारीरिक व्यायाम है। तो क्या है, स्विम नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्विमिंग। यहाँ पे लिखा है मैंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्विमिंग। स्विमिंग इज ए गुड फिजिकल एक्सरसाइज। तैराकी या तैरना एक अच्छा शारीरिक व्यायाम है। यू आर टू यंग, तो यहाँ पर जो है क्लाइंब है, तो यहाँ पे यू आर टू यंग टू क्लाइंब दिस ट्री, तो यहाँ पे टू क्लाइंब आ जाएगा। इसके बाद में वी सॉ ए बर्ड डैश इन द गार्डन। तो हमने एक पक्षी को वहां गाते हुए देखा, तो यहाँ पे सिंगिंग गा रही थी। वी सॉ ए बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंग का क्या हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देख लीजिए। इसमें नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें आपसे पूछा गया ही कुड सेव ए डैश चाइल्ड। यहाँ पे ड्रॉवन है, डूबता हुआ, तो ये ड्रॉवेंड हो जाएगा। पास्ट फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्क की यूज नहीं हो जाएगी क्योंकि ही कुड आ गया है यहाँ पे ऑलरेडी। तो सेव ए ड्रॉवेंड चाइल्ड। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका कंबाइन द फॉलोइंग पेयर सेंटेंस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर्स। यहाँ पे कनेक्टर्स दिया गया है, इसमें वेयर यूज करना है, यहाँ पे बिकॉज यूज करना है। यहाँ पे सीधा हो जाएगा दिस इज द विलेज आई वाज बोर्न देयर हेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज द विलेज वेयर आई वाज बोर्न। ठीक है, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं, कि यह वही गांव है जहां मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है ही वॉज अनवेल ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे बिकॉज लगाना है, तो आपका अंतिम सेंटेंस आगे आएगा। अगर आप जोड़ेंगे तो ध्यान से देखना पड़ता है कि सेंटेंस कौन सा आगे पीछे आएगा। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज अनवेल। तो अस्वस्थ होने के कारण वह स्कूल नहीं गया। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द टीचर सेड। तो यहाँ पे बोला गया है जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, शिक्षक ने कहा। तो अभी हमें इसको करना है, बिगिन करना है द टीचर। द टीचर से करना है, तो हो जाएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो हम शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये इसका मतलब हो जाएगा। और वेयर डज सी लीव कैन यू टेल मी, बिगिन विद कैन यू। तो कैन यू टेल मी वेयर डज सी लीव, क्या आप मुझे बताओगे वो कहाँ रहती है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ब्स जो भी आपको है यहाँ पे दिए गए हैं इनको यूज करना है। द टीचर डैश लीव द रूम, लीव का हो जाएगा लेफ्ट। द टीचर लेफ्ट द रूम। ठीक है, इसके बाद आपका जो दूसरा आ जाएगा यहाँ पे जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आएगा आपका द क्लासरूम डैश बिकम लाइक ए बिजी मार्केट। द क्लासरूम बिकेम लाइक ए बिजी मार्केट। तो क्लासरूम कैसा हो गया, एक बिजी मार्केट की तरह हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है इसको देख लीजिए। इसमें हो जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स डैश टू ईच अदर। यहाँ पे टॉक है तो यहाँ पे टॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, द ऑल द स्टूडेंट्स टॉक्ड टू ईच अदर। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल्स। तो मॉडल आपको अपने हिसाब से यूज करना है। सी वाज सो ओल्ड दैट सी डैश नोट रन। तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा आपका कि वह इतनी बूढ़ी है कि वह भाग नहीं सकती, तो यहाँ पे कुड आ जाएगा। इसके बाद में मे आई कम इन प्लीज, तो ये तो आप स्कूल में टीचर्स से कई बार बोलते हैं तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको एक जम्बल वर्ड्स दिया गया है। ठीक है, दो वर्ड्स दिए गए जम्बल।
और इनको सफल करके आपको सही तरीके से वर्ड्स बनाने हैं। आगे पीछे दिए गए हैं, इन आगे पीछे को जोड़ करके लिखोगे तो आपका पहला वर्ड जो बन जाएगा, द डे वॉज वेरी हॉट। ठीक है, दिन बहुत गर्म था। और यू शुड गेट अप अर्ली, और यहाँ पे जो हो जाएगा, आपको जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस को सही तरीके से बनाएंगे तो ये दोनों सेंटेंस बनेंगे। इसके बाद आ जाइए, ट्रांसफॉर द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो ही प्रेज्ड मी, अब पैसिव वॉइस में बनाना है तो उसने मेरी प्रशंसा की, तो इसको आपको चेंज करना है। ही प्रेज्ड मी, उसने मेरी प्रशंसा की, तो आई वॉज प्रेज्ड बाई हिम, मेरी उसके द्वारा प्रशंसा की गई। उसके बाद है आपका, मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश। तो मिस्टर शर्मा हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश इज टॉट अस बाय मिस्टर शर्मा, इंग्लिश हमें मिस्टर शर्मा के द्वारा पढ़ाया जाता है। अब टेक्स्ट बुक से जो प्रोज है उस पर आ चुके हैं हम, सेक्शन डी में। अब सेक्शन डी को ध्यान से देखिए, इसमें क्या पूछा गया आपसे। सेक्शन डी में जो है पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है आपसे, आपको याद होगा, राइटिंग इन ए डायरी इज अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर सम वन लाइक मी। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी में लिखना वाकई एक अजीब अजीब अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई और anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। ठीक है, तो यहां बोला गया है, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये आपका डायरी वाला जो चैप्टर है उसमें से आया हुआ है। बाकी आप समझ सकते हैं कि नॉट ओनली बिकॉज, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कभी पहले कुछ नहीं लिखा, बल्कि इसलिए भी कि मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर ना तो मुझे और ना ही किसी और को एक 13 साल की स्कूल की छात्रा के विचारों में दिलचस्पी होगी। इस तरह से है ये पैसेज, और पैसेज आपने समझ लिया होगा कहाँ से आया है, तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंदी में बता दिया। बाकी पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछाएगा, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर द राइटर। तो राइटिंग ए डायरी इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर द राइटर because it seems to writer that no one will be interested in the musings of 13-year-old girl। डायरी लिखना लेखक के लिए अजीब अनुभव क्यों है? तो आंसर हो जाएगा, डायरी लिखना लेखक के लिए अजीब अनुभव होता है क्योंकि लेखक को ऐसा लगता है कि एक 13 साल की लड़की की सोच में किसी को भी दिलचस्पी नहीं होगी। उसके बाद में बी ऑप्शन जो है, वाई डज राइटर वांट टू कीप ए डायरी। तो यहाँ पर जो है लेखिका या लेखक एक डायरी क्यों रखना चाहती है, कीप। द राइटर वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज सी फील लाइक राइटिंग एंड सी हैज़ एन इवन ए ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ फ्रॉम हर चेस्ट। तो डायरी, लेखिका डायरी इसलिए रखना चाहती है क्योंकि उसे लिखने का मन करता है, और उसके पास जो बोझ सा लग रहा है उसके सीने में, वो क्या है, उसको सब कुछ उसमें उतार देगी या फिर उसको निकालना चाहती है। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है, व्हेन डिड राइटर थिंक ऑफ सेइंग पेपर हैज मोर पेशेंट देन पीपल, व्हाट डज सेइंग मीन्स। तो लेखक ने यह कहावत कब सोची कि कागज में धैर्य अधिक होता है, लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। पेपर हैज़ मोर पेशेंट देन पीपल, तो कागज में धैर्य, लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, द राइटर थिंक ऑफ सेइंग पेपर हैज़ मोर पेशेंट देन पीपल व्हेन शी वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम। ठीक है, तो राइटर ने ये जो कहावत है इसको इसलिए सोचा, पेपर हैज़ मोर पेशेंट देन पीपल, जब वह थोड़ा सा थकान या डिप्रेस्ड जो है, वो थोड़ा सा उदास महसूस कर रही थी और वो घर पे बैठी थी। पेपर हैज़ मोर पेशेंट देन पीपल मीन्स, अब यहाँ पे मीनिंग में पूछा है ना, व्हाट डज सेइंग मीन, यहाँ पे मीनिंग बताना है। तो मीन्स दैट वन कैन पोर आउट हिज हर फीलिंग, इमोशंस और थॉट्स
थ्रू राइटिंग विदाउट बीइंग जज्ड बाय पेपर। तो पेपर हैज़ मोर पेशेंट, यानी कि इसने सीधा सीधा बोला है कि जो पेपर के पास लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को, विचारों को और अपनी फीलिंग्स को कागज पर बिना किसी के जजमेंट के उतार सकता है, क्योंकि पेपर आपको जज नहीं करेगा। इसमें आपका नेक्स्ट है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन लॉ इन स्पिरिट। लॉ इन स्पिरिट का मतलब होता है लिस्टलेस, ठीक है, उदासीन। लॉ इन स्पिरिट यानी कि किसी चीज़ की मतलब किसी चीज़ की इच्छा नहीं होना, उदासीन मतलब न्यूट्रल सा हो जाना, तो यह है लिस्टलेस, ठीक है। यहाँ पर आपको पैराग्राफ में मिलेगा सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं, जितने भी आपने वर्ड्स देखे हैं, ये जितने भी यहाँ पे वर्ड्स लिखे गए हैं, सारे के सारे इसी पैसेज में ये आंसर दिए गए हैं, सभी के सभी चीज़ें इसी में दी गई है, इस पैसेज के अंदर ही सब कुछ है। यहाँ पर देखो, सेइंग वन ऑफ द डिंग फीलिंग्स लिटिल डिप्रेस्ड, अभी अभी बताया, सीटिंग एट होम अभी अभी मैंने बताया आपको आंसर में, ठीक है। लिस्टलेस ये रहा इसमें वर्ड जो हमने बताया अभी अभी। और यहाँ पर देखिए, एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग ऑफ ए 13 ईयर स्कूल गर्ल, तो ये हमने जो है यहाँ पर लिखा है इस वाले में। तो इस तरह से आपको पैसेज से ही आंसर्स देने होते हैं, बाकी आपको अगर चैप्टर याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखिए, इसमें फिर से आपको एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, और इसमें क्या पूछ रहा है, शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। याद होगा आपको, वह 8 साल की थी और चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हुआ करती थी, ठीक है ना। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोर अवे ऑफ हर हाउस। ये वाली वाला चैप्टर है जिसमें वो बस को देखती थी, तो ये वाला आपको छोटा सा पैसेज दिया गया, इसी में सारे आंसर्स हैं, बस इसी को ध्यान से पढ़ करके इसके आंसर्स लिखने हैं। देखिए मैं आंसर्स बता देता हूँ फटाफट आपको। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज वालीज फेवरेट पास टाइम। तो इसमें पूछा गया वाली का जो है फेवरेट पास टाइम क्या था। तो वालीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोर वे ऑफ हर हाउस। वो अपने घर के सामने जो दरवाज़ा है या जो मेन गेट है वहाँ खड़ी होती थी, और वॉचिंग वॉज वॉट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर गलियों में क्या हो रहा है उसको देखना उसको बहुत पसंद था, वही उसका पास टाइम था। इसके बाद में, वाई डिड वाली नोट प्ले विद चिल्ड्रेन ऑन हर स्ट्रीट। वाली अपने गली में बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलती थी। वाई डिड सी फील स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर इंजॉयबल। उसको अपने फ्रंट डोर पर खड़े रहना क्यों ज़्यादा पसंद था। देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर आवन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी गली में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके बराबर का हो, जो उसके साथ खेल सके। स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ डोर वाज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ एलिब्रेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। और उसको जो है वहाँ सामने दरवाजे पे खड़ा होना उतना ही अच्छा लगता था जितना कि कोई बच्चा किसी खेल को एंजॉय करके खेलता है। इसके बाद सी पार्ट में, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वाली। तो वाली के लिए सबसे आकर्षक बात क्या थी। तो द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ वाली वाज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। सबसे आकर्षक चीज़ थी कि वह उसके लिए सबसे आकर्षक चीज़ वह थी कि उसके गांव और निकटतम शहर के बीच में जो बस यात्रा करती थी वो। उसके बाद में डी पार्ट है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन रेयर। रेयर मतलब होता है कह सकते हैं दुर्लभ, और अनयूजुअल मतलब भी होता है दुर्लभ बोल सकते हो, असामान्य बोल सकते हो। अनयूजुअल बात कर रहे हो, अनयूजुअल टॉकिंग कर रहे हो, असामान्य बात कर रहे हो, तो इस तरह से रेयर का अनयूजुअल हो जाएगा। पैसेज में ये दिया गया है, पैराग्राफ में ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये मैंने पढ़ा था जब मैं सॉल्यूशन बना रहा था, तो इसमें इसमें अनयूजुअल जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस के आंसर हमें देना है। डू यू फील सिंपैथी विद लैंचो, डिस्क्राइब हिज सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस फ्रॉम द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। यस, वी फील सिंपैथी विद द कैरेक्टर लेंचो बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी ऑफ माइंड एंड हिज इनोसेंस। अब इसके बाद में
ये भी चलो मैं बताता हूँ। हाँ, हम लोग लेंचो के चरित्र के प्रति सहानुभूति महसूस करते हैं क्योंकि उसके मन की सरलता और उसमें मासूमियत थी। ये पूछ रहा है सीधा सीधा, क्या आप उसको उसके प्रति आपको सहानुभूति है? अगर है तो डिस्क्राइब सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस। ठीक है, ए लेटर टू गॉड में जो स्टोरी में लेंचो की जो सिंप्लिसिटी है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे देखिए अगले लाइन में जो लिखा गया है, Lencho was a simple and innocent farmer because writing letter to God seeking money is not only shows his blind faith but it can also shows his innocence. Lencho was a simple farmer and he had a strong belief. लेंचो एक सरल और निर्दोष या बोल सकते हैं अच्छा किसान था। इनोसेंट मतलब निर्दोषी बोलते हैं, या बिल्कुल साधारण या बिल्कुल सीधा। ठीक है, सिंपल। तो लेंचो एक सरल और सीधा किसान था क्योंकि पैसे मांगने के लिए पत्र लिखना न केवल उसके एक अंधविश्वास को दर्शाता था बल्कि उसकी बेगुनाही या फिर मासूमियत को भी दिखा सकता है या दिखाता है। लेंचो एक साधारण किसान था और उसका विश्वास जो है दृढ़ था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ था उसका। ही सेंट ए लेटर फॉर सेंडिंग सम मनी ड्यूरिंग हिज फाइनेंशियल क्राइसिस। जब उसको फाइनेंशियल क्राइसिस यानी वित्तीय संकट के दौरान कुछ पैसे चाहिए थे तो उसने एक लेटर जो है सेंड किया। द पोस्ट मास्टर रिसीव द लेटर एंड ही वॉज कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम अदर टू हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर को वो चिट्ठी मिली या पत्र मिला तो उसने लेंचो की मदद के लिए दूसरों से कुछ पैसे एकत्रित किए। बट लेंचो सेंड द सेकंड लेटर टू सेंड द बैलेंस अमाउंट। उसने 100 पाउंड मांगे थे और उसने कुछ पैसे दिए थे पोस्ट मास्टर ने। तो लेंचो इतना सीधा था कि उसने फिर से सोचा कि भगवान ने मेरे को कम ही पैसे दिए हैं, दोबारा लेटर लिखता हूँ। तो उसने दोबारा लेटर लिखा कि मेरा बैलेंस जो अमाउंट है उसको भी दो। वी ऑल नो दैट गॉड कैन एग्जिस्ट। हम सभी जानते हैं कि भगवान जो है मौजूद है। बट वी कैन नॉट कम्युनिकेट बाई लेटर। लेकिन हम भगवान से लेटर के थ्रू कम्युनिकेट यानी कि संवाद नहीं कर सकते हैं। बट लेंचो डज नॉट नो दिस ट्रूथ। लेकिन लेंचो को जो है ये सच्चाई पता नहीं थी क्योंकि वो इनोसेंट था, बहुत ही सीधा था। बिकॉज ही वॉज ए सिंपल फार्मर, और वो एक साधारण किसान था। तो इस तरह से हम जो है इस पूरे आंसर को डिस्क्राइब करके बता सकते हैं। इसके बाद इसका और पार्ट है राइट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांडा पेट्रनोस्की। तो आपको कैरेक्टर स्केच बताना है वांडा का। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि वांडा पेट्रनोस्की वॉज ए पुअर पॉलिश गर्ल। She joined an American school. She was different from other students. She was very calm and quiet girl. She wore the same blue dress every day. She did not mind being made fun of by her classmates Peggy and Maddie. She did not have any true friends. She was a talented, creative, and had a good aesthetic sense. She drew sketches of 100 dresses having different color and design and won the girls medal in the art competition. This also proved her statement that she had 100 dresses all lined up in the closet. अगर आप इसको हिंदी में समझना चाहें तो मैं इसको आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ। इसको थोड़ा समझ लीजिए इस पैराग्राफ को। इसमें आपसे सीधा सीधा जो है पूछा क्या गया है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। इसमें पूछा क्या है कि इसका कैरेक्टर कैसा था आपको बताना है वांडा का। ठीक है, बस उसके बारे में जो भी आपको अच्छा सही या बुरा लगता है वो चीज़ें आपको इसमें बतानी थी। तो यहाँ पे जो है वांडा पेट्रोनस की एक गरीब पॉलिश लड़की थी और उसने एक अमेरिकी स्कूल में दाखिला लिया था। वह अन्य छात्रों से अलग थी। वह बहुत ही शांत और शांत और प्यारे स्वभाव की थी। वह रोज वही नीली पोशाक पहनती थी। उसे अपने सहपाठियों पैगी और मैडी द्वारा मजाक किए जाने का कोई ऐतराज नहीं था। उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। वह एक प्रतिभाशाली, रचनात्मक और सौंदर्य की अच्छी समझ रखने वाली थी। उसने अलग अलग रंगों और डिजाइनों वाली 100 पोशाकों के रेखाचित्र यानी कलाकारी बनाई थी और कला प्रतियोगिता में उसको पदक भी मिला।
इससे यह कहना सिद्ध होगा कि उसके जो क्लोजेट है उसमें 100 ड्रेसेस थी। तो इस तरह से हम जो है इसका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं। बाकी आप चाहें तो इसमें दो चार लाइनें अपनी तरफ से ऐड करना चाहें, अपने माइंड से ऐड करना चाहें, जो भी आप कहानी से याद करते हैं तो आप लिख सकते हैं। 15 क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स में। एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल इन योर ऑन वर्ड्स। तो प्रपोजल का जो टाइटल है इसको आपको अपने शब्दों में जो है थोड़ा सा बताना है। तो कुछ भी नहीं है, इसको भी आप देख लीजिए। द लिटिल the title of the play, The Proposal, is very appropriate. A young man, Lomov, wants to propose Natalya for marriage. He goes to her house for the same. Being confused, he does not propose at once. He speaks irreverently. Natalia does not know that he has come to propose to her. She thinks that he has come to claim ऑक्सन मेडोज, जो उसकी वो जमीन पे विवाद चल रहा था वो उसको क्लेम करना है। एज एज हिज हावन शी starts quarreling. This results in one after other quarrel. After her father Chukbukov reconciles, Natalia comes to know that he has come to propose to her. Then at once she forgets the issue of fighting. Then the proposal is made and accepted. Finally they get engaged. तो यहाँ पर प्रपोजल का जो है अपने वर्ड्स में लिखना था, तो हमने अपने वर्ड्स में लिखा। आप चाहें तो इसको थोड़ा समझ सकते हैं, जैसे क्योंकि इसमें वर्ड्स थोड़े से आपके चैप्टर के हिसाब से जैसे दिए गए हैं उसी हिसाब से आपको लिखने हैं। आप अपनी तरफ से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं कि जो ये प्ले, द टाइटल ऑफ द प्ले प्रपोजल, बहुत ही अच्छा है या उपयुक्त है। ए मैन, एक युवक जो है लोमोव, वो नतल्या को जो है प्रपोज करना चाहता है, शादी के लिए प्रपोज करने के लिए चाहता है। इसके लिए वह उसके घर जाता है और उसके मन में जो है थोड़ा सा भ्रमित सा हो गया था वो। तो भ्रमित होने के कारण क्या करता है कि वो एक बार में अपने प्रस्ताव को नहीं रखता और वो कुछ अटपटी बातें बोलता है। नतल्या को पता नहीं था कि वह उसे प्रपोज करने आया। उसे लगा कि वह अपने ऑक्सिन मेडोज जो ज़मीन है उसको क्लेम करने आया है। वो उससे झगड़ने लगी और इसी वजह से एक के बाद एक झगड़ा होता गया। जब उसके पिता चुबुकोव वहाँ पे आए तो उन्होंने सुलह के बाद नतल्या को बताया कि वह उसे प्रपोज करने आया है। फिर वह झट से लड़ाई की बात भूल गई। फिर उसने जो है उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और अंत में उनकी सगाई हो गई। इसके और पार्ट में अगर हम बात करें, वाई डिड लोमो क्वेरल विद नतल्या, तो यहाँ पर जो है Lomov and Natalia fight over an issue of ownership of Oxen Meadow that has been disputed property between the two families since generations. Or Chukbukov does not try to pacify them. Instead, he himself joins it and out of anger drives Locom out of the house. The second time they fought for their dogs to establish the superiority of, यहाँ पे हम इसको सुपर प्रियोरिटी भी बोल सकते हैं, एक साथ में लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं, वन ओवर द अनदर। तो इसको भी आप समझ लीजिए। इसमें भी थोड़ा सा आपको हिंदी में बता दूंगा तो ज़्यादा बेस्ट आपको लगेगा। इसमें पूछा गया है लोमोव ने नतल्या के साथ झगड़ा क्यों किया। तो यहाँ पर जो है इसको हम सीधा सीधा बता सकते थे कि लोमोव और नतल्या ऑक्सिन मेडोज के जो प्रॉपर्टी थी उसके स्वामित्व यानी उसको हासिल करने के लिए झगड़ते थे, जो पीढ़ियों से दोनों परिवारों के बीच एक विवादित संपत्ति रही। और चुकबो उन्हें शांत करने की कोशिश नहीं करता है, इसके बजाय वह खुद उस झगड़े में शामिल हो जाता है और गुस्से में लोमोव को घर से बाहर निकाल देता है। और दूसरी बार वे अपने कुत्तों को
बेहतर साबित करने के लिए एक दूसरे से श्रेष्ठता रखने के लिए लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 2 बार लड़ते हैं, सेकंड टाइम भी लड़ते हैं कुत्ते की वजह से, और फर्स्ट टाइम लड़ते हैं ये ऑनरशिप की वजह से, जो ऑक्सिन मेडोज जो है ज़मीन, विवादी ज़मीन थी उसके लिए। अब आता है पोएट्री सेक्शन में। तो पोएट्री सेक्शन में जो है आपको फिर से एक्सट्रैक्ट दिया गया है आइस एंड फायर वाला। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ विल द वर्ल्ड एंड इन आइस। तो यहाँ सीधा सीधा बोल, दुनिया का अंत जो है बर्फ से कैसे होगा। द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू द हार्ट रेट सिंबलाइज्ड बाई आइस। यहाँ सीधा सीधा दुनिया बर्फ के प्रतीक नफरत से एक दिन खत्म हो जाएगी। हार्ट रेट मतलब होता है नफरत, है ना, किसी से नाराजगी, नफरत, घृणा करना। बी पार्ट है, वाई डज द पोएट साइड विद दोज हु बिलीव दैट वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। कवि उन लोगों का साथ क्यों देना चाहते हैं जो लोग बोलते हैं कि दुनिया जो है आग से खत्म हो जाएगी। तो द पोएट फेवर्स फायर बिकॉज ही डजंट वांट हार्ट रेट टुवर्ड्स एनी अदर ह्यूमन बीइंग। कवि आग का पक्षधारी है या आग का पक्ष लेता है क्योंकि वह किसी अन्य मनुष्य के प्रति घृणा नहीं चाहता, वो हार्ट रेट नहीं चाहता, ठीक है। एंड डिजायर इज मच बेटर देन हार्ट रेट। और फायर किसका सिंबल है, डिजायर का, इच्छा का, ठीक है, लालच का। तो जो है इच्छा बेहतर है घृणा से। दैट्स वाई द पोएट टेक्स साइड विद दोज हु बिलीव दैट द वर्ल्ड बीइंग विल बी डिस्ट्रॉयड विद फायर। इसी वजह से कवि उन लोगों का पक्ष लेता है जो बोलते हैं कि दुनिया आग से नष्ट हो जाएगी। उसके बाद नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम का नाम आपको पता ही है कि फायर एंड आइस है। और आपको दूसरी चीज़ इसमें ये भी पता है आपको कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। अब इसके और पार्ट पे आ जाइए। इसमें आपसे क्या पूछा गया है ये देखिए। यहाँ पर फिर से आपको एक छोटा सा जो है पैराग्राफ दिया गया है पोएट्री का, अमांडा वाला जो है, ठीक है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। तो आपने ये सुना भी होगा, अपने नाखून मत काटो अमांडा, अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। इस तरह से ये जो है पैसेज है। और इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, हु इज़ अमांडा एंड व्हाट इज सी बाइटिंग। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमांडा कौन थी और वो क्या काट रही थी। तो अमांडा इज ए लिटिल गर्ल, या फिर आप बोल सकते हैं अमांडा इज ए 8 to 9 years स्कूल गोइंग लिटिल गर्ल, ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लिटिल गर्ल भी लिख देंगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सी इज़ बाइटिंग हर नेल्स, वो अपने नाखून को काट रही है। उसके बाद में हाउ इज़ अमांडा सिटिंग, अमांडा कैसे बैठी हुई है। तो यहाँ पे है सीधा सीधा, अमांडा इज सिटिंग बाई हंचिंग हर शोल्डर एंड स्लाउचिंग। अमांडा कंधे को झुका करके और थोड़ा सा लटका करके लचीले तरीके से बैठी है। उसके बाद में सी पार्ट में है, नेम द पोएम एंड द पोएट। पोएम का नाम आपको पता ही है, अमांडा है, रिटन बाय रॉबिन किल्न है, तो ये आपका राइटर हो गया। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, व्हाट डू द क्रो एंड हैमलॉक रिप्रेजेंट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सौरो। दोनों ही क्रो और हेमलॉक दोनों के दोनों जो है ये सौरो को ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हेमलॉक ट्री जो है ये एक तरह से विषैला पेड़ भी माना जाता है। द डस्ट ऑफ स्नो जो है, ये जो है जो डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, जो शेक किया जाता है हेमलॉक ट्री से बाई क्रो, वो जॉय के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है केवल इसका क्रो और हेमलॉक का बताया, तो आप शायद सीधे सिंपल सा लिख सकते हैं इस तरह से। Why does poet white man want to live with animals। तो कभी व्हाइट मैन जानवरों के साथ क्यों रहना चाहते हैं। तो सीधा सीधा, द पोएट डिजायर टू लिव अमंग द एनिमल्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एनिमल्स आर काम एंड सेल्फ सफिशिएंट, दे डू नॉट whine and weep about their conditions, they are always satisfied and do their duty towards God। तो कभी जानवरों के बीच में इसलिए रहना चाहता हूँ क्योंकि उसके अनुसार जो है जानवर शांत और आत्मनिर्भर होते हैं। वे अपनी परिस्थितियों के बारे में किसी चीज़ के लिए चिल्लाते नहीं हैं या शिकायत नहीं करते हैं, रोते नहीं हैं। वह हमेशा संतुष्ट रहते हैं और भगवान के प्रति अपना कर्तव्य को निभाते हैं।
सी पार्ट में है व्हाट डज द पोएम टेल अबाउट अमांडा। द पोएम टेल अबाउट द अमांडा, यानी ये पोएम जो है अमांडा के बारे में क्या बताती है, तो यहाँ पे लिखा गया था पोएम टेल्स अबाउट टेल टेल्स अस दैट अमांडा इज ए यंग रेस्टलेस गर्ल विद ए विविड इमेजिनेशन। तो कविता हमें बताती है कि अमांडा एक युवा और जो है ये विविड मतलब अलग अलग कल्पनाओं वाली लड़की है। इवन एज सी इज बीइंग स्कॉल्डेड बाई हर मदर, जब वो अपने माता के द्वारा डांटी जाती है, अमांडाज माइंड wanders to imaginary scenarios where she is mermaid, an operan और Rapunzel। जब वो अपने माँ के द्वारा जाती है तो तब भी अमांडा के दिमाग में कल्पनाओं का परिदृश्य या फिर कल्पना बनी रहती है, जिसमें उसका कल्पनाओं में वो भटकता रहता है, जिसके अंदर वो कभी जो है मरमेड बन जाती है, रपनजेल बन जाती है, ठीक है ना, और कभी कभी वो अनाथ उसमें बन जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री रीडर। यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन, वाई डज मिसेस पम्फेरी थिंक थिंक द डॉग्स रिकवरी एज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो एट होम ट्रिकी वाज रॉयली स्पॉइल्ड एंड lived a luxurious life. This made him obese and lazy। अब यहाँ पे जो देखिए सीधा सीधा पूछा गया है कि जो पम्फेरी थी वो कुत्ता जो ठीक हो गया था उसको वो चिकित्सा की विजय, ट्रम्प ऑफ सर्जरी यानी चिकित्सा की विजय या सर्जरी की विजय क्यों मानती है। तो अगर हम बात करें तो घर पर जो है ट्रिकी वो शाही ढंग से रह करके बिगड़ गया था और वो एक शानदार जीवन जी रहा था, जिसकी वजह से वो मोटा और आलसी हो गया था। मिसेस पम्फेरी थिंक्स दैट द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मिसेस पम्फेरी ने मिसेस पम्फेरी ने ये सोचा कि कुत्ते का ठीक हो जाना सर्जरी की विजय है, क्योंकि इन 2 weeks ट्रिकी हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली एंड हैड बीन ट्रांसफॉर्ड इनटू हार्ड मसल एनिमल। क्योंकि 2 सप्ताह में ही ट्रिकी बिल्कुल अच्छी तरीके से सही हो गया और जो वो भद्दा सा दिखता था वो कैसा हो गया, वो काफ़ी अच्छा और बढ़िया जो है मांसपेशियों वाला, एक कठोर मांसपेशियों वाले जानवर में बदल गया। When Tricky saw her, he leapt into her lap। जब ट्रिकी ने उसको देखा तो वो उसके गोदी में आकर के भाग करके चढ़ गया और लिक्ड हर फेस और उसके चेहरे को चाटने लगा। सी वॉज सो एक्साइटेड दैट टीयर्स स्टार्टिंग रोलिंग आउट ऑफ हर आईज। वो मतलब इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसकी आंखों से जो है आंसू छलकने लगे। इसके और पार्ट में है, हाउ डिड गिफिन एंटर ए बिग लंडन स्टोर एंड स्पेंड द नाइट देयर। गिफिन एंटर इनटू द बिग लंडन स्टोर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द अनबिरेबल कोल्ड। अपना मतलब गिफिन जो है लंदन के इसको स्टोर में असहनीय ठंड से बचने के लिए घुसा। ही वोर सम क्लोथ्स, उसने कुछ कपड़े पहने, ईट सम फूड, और उसने कुछ वहाँ पे खाना खाया, फ्रॉम द स्टोर वाइल इट वॉज क्लोज, जब वो स्टोर बंद था। देयर ही स्लेप्ट ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और वहाँ पर जो है रजाई के ढेरों पर जो है वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वह समय पर नहीं उठा। ही डिड नॉट वेक अप ऑन टाइम व्हेन वर्कर्स केम टू द स्टोर, जब वहाँ पे कर्मचारी जब स्टोर में आए, ही अगेन टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, वो उसने अपने कपड़ों को फिर से उतार दिया, एंड बिकम इनविजिबल, और फिर से वो अदृश्य हो गया, एंड रन अवे फ्रॉम द स्टोर, और वो दुकान से भाग गया। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाई इज द लॉयर सेंट द न्यू mullion, what does the first thing about the place? The lawyer was sent New Mullion to serve a summons on Oliver Lutkins। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या बोला है ये देखिए, लॉयर यानी कि वकील ने न्यू मिलियन को ओलिवर लुटकिंस पर, वकील ने न्यू मिलियन, यहाँ पे सीधा पूछा है वाई लॉयर सेंट टू न्यू मिलियन, वकील को न्यू मिलियन क्यों भेजा जाता है, वह वाई व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस, और वह सबसे पहले उस जगह के बारे में क्या सोचता है। तो वकील को न्यू मिलियन
ओलिवर लुटकंस पर एक समन देने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। हु वाज नीडेड ए विटनेस इन ए लॉ केस, जिसे कानून के मामले में गवाह के रूप में देखा गया था या जरूरी था, नीडेड था। ही फर्स्ट थिंक्स दैट द प्लेस मस्ट बी ए स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज। उसने सोचा कि वह जगह एक मीठा और सादा ग्रामीण गांव जैसा होगा, लेकिन इट वाजंट सो, लेकिन वो ऐसा नहीं था। द स्ट्रीट वर रिवर्स ऑफ मड, देयर वर रो ऑफ वुडन शॉप्स पेंटेड इधर ओ ए सॉर ब्राउन और बेयर ऑफ पेंट। वहाँ पर सड़कें जो हैं वो सड़कों पर मिट्टी की नदियाँ थी, ये बोल सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, और लकड़ी की दुकानों की कतार थी जिन्हें भूरा पेंट से रंगा गया था। और पार्ट में हु सपोर्टेड इब्राइट टू गेट इंटरेस्टेड इन साइंस, व्हाट वाज इब्राइट्स कलेक्शन फॉर रिसर्च। तो इब्राइट्स मदर जो है उसने उसको साइंटिस्ट जो है बनने के लिए जो है साइंटिफिक फील्ड में उसकी मदद की। बाय द टाइम रिचर्ड्स इब्राइट वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, जब वो दूसरी ग्रेड में था, ही यूज टू कलेक्ट रॉक्स फॉसिल्स एंड कॉइन्स। उसने जो है रॉक्स फॉसिल्स और कॉइन्स को कलेक्ट किया था। ही हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई। उसने बटरफ्लाई यानी तितलियों की जो है लगभग 25 प्रजातियां अराउंड हिज होम टाउन, अपने घर के आसपास से पकड़ी थी। अकॉर्डिंग टू हुम, उसके अनुसार जो है, ही वुड प्रोबेबली हैव बीन द एंड टू हिज बटरफ्लाई कलेक्टिंग। और उसके अनुसार जो है ये जो है मतलब 25 तरह के जो उसने बटरफ्लाइज पकड़े थे वो उसके लिए ये काफ़ी था, मतलब ये अंतिम था, इसके अलावा और बटरफ्लाइज थी ही नहीं। हु इज नरेटर इन द स्टोरी ऑफ थीफ स्टोरी, वाई डिड ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ। तो यहाँ पर सीधा सीधा हरी सिंह इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी थीफ स्टोरी। हरी सिंह जो है नरेटर है थीफ स्टोरी का। इसके बाद क्या है, हरी सिंह वॉज ए थेफ्ट। हरी सिंह क्या था, एक चोर था, ठीक है। एंड ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ सो दैट ही कुड अवॉइड बीइंग ट्रैक्ड। वो अपना हर महीने नाम बदल देता था ताकि उसको कोई ट्रैक ना कर सके, आइडेंटिफाई ना कर सके, लोगों द्वारा उसको पहचाना ना जाए। और ही हैड स्टोलन, जो उसने उन लोगों से या पुलिस वालों से चुराया है। और ऑप्शन में है, वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल। तो भोली के परिवार वालों ने बिसम्बर के मैरिज प्रपोजल को क्यों स्वीकार किया। तो भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिसम्बर्स प्रपोजल बिकॉज ही हैड ए बिग शॉप। भोली के माता पिता ने बिशंबर के प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसके पास एक बड़ी दुकान थी, हिज ओवन हाउस एंड सेवरल थाउजेंड्स इन बैंक, और उसके पास अपना एक घर और बैंक में कई हजार रुपए थे। ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर डाउरी, यहाँ तक कि उसने दहेज भी नहीं मांगा था। हर मदर थॉट दैट भोली वॉज लकी टू गेट सच ए वेल डू ब्राइड ग्रूम। और भोली की माँ ने या उसकी माँ ने सोचा कि भोली बहुत ही भाग्यशाली है जो उसे इतना अच्छा दूल्हा मिल रहा है। तो इस तरह से आपने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखा, और बाकी मैंने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करा दिया है, उनको आप देख सकते हैं। सारे के सारे लिंक अवेलेबल हैं इस वीडियो के, स्क्रीन पे आ रही है, इसको टच करके आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बने रहिए इस चैनल के साथ, और हर सब्जेक्ट के जो एनसीईआरटी के मैं जितने भी मॉडल पेपर्स डाल रहा हूँ, चाहे वो किसी भी स्टेट को हो, उनको जरूर पढ़िए ताकि आप जो है एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।